हेलो गाइस, कैसे हो अभी सब लोग? ऑल गुड, वेरी नाइस। आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं विच इज रिजिड बॉडी डायनामिक्स, रोटेशनल मोशन। इसमें सेंटर ऑफ मास वगैरह वगैरह की वो सारी चर्चाएं हम लोग करने वाले हैं। ऑलराइट, मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर, ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो सन्नाटे नए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा दें। ठीक है, चलो भी स्टार्ट करते हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स। सबसे पहले अपने को यह समझना चाहिए कि ये रिजिड बॉडी क्या होती है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रिजिड बॉडी। देखो भाई साहब, फील आ रही होगी नाम से, रिजिड मतलब भाई रिजिड, रिजिड मतलब ठोस, है ना। वो कहते हैं ना कि भाई वो तो अपने बिहेवियर पे बहुत ही रिजिड है, मतलब बहुत ही स्टिक करता है उस पर, मतलब उसको तुम मतलब चेंज नहीं कर सकते। तो जो बॉडी बहुत ही सॉलिड सी हो, फील लेना, फील जो बॉडी बहुत ही सॉलिड सी हो कि भाई जिसकी शेप वगैरह वगैरह कुछ चेंज ही नहीं कर सकते, उसको रिजिड बॉडी बोलेंगे, हाँ ना कि ना। एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि एक ये बॉडी है, इसे मैंने कोई भी रैंडम दो पॉइंट्स ले लिए ए और बी। अगर हम लोग इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते और कंप्रेस नहीं कर सकते तो ए और बी के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। तो जो ऐसी बॉडी होगी वही रिजिड बॉडी होगी। तो क्या डेफिनेशन बनी? इफ द डिस्टेंस between any two random points of a body remain same या remain constant, the body is said to be or the body is rigid body। तो उस बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोलेंगे। वो अपने आसपास कोई एग्जांपल देखो, ऐसी कोई बॉडी है जिसको तुम एक्सटेंड या कंप्रेस नहीं कर सकते, जिसके किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहे? है ऐसा कोई मार्कर? है क्या? नहीं है। देखो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं तो ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। इनके दो पॉइंट के बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी चेंज होगी अगर ये थोड़ा ऐसे तीर कमान टाइप बन जाएगा। और वैसे भी देखो दूरी बढ़ गई। कोई भी बॉडी उठा लो, अगर वो तुमसे हिल नहीं रही तो बड़ी सी मशीन के नीचे रख के कंप्रेस कर दो उसको। अरे हाँ कि ना यार, इंडस्ट्री में ले जाओ, एक फैक्ट्री में लेके जाओ, वहां पे ऐसे इसके ऊपर कुछ हथौड़ा मार दो, हो गई दो पॉइंट के बीच की दूरी चेंज, हाँ कि ना। फिर तुम ऐसे बोलोगे सर ऐसे तो हम लोग सारी बॉडीज को कंप्रेस या एक्सटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल, अपनी दुनिया में कोई भी रिजिड बॉडी है ही नहीं। अरे देयर इज नो बॉडी विच इज रिजिड इन आवर लाइफ, इन दिस वर्ल्ड। समझ में आई बात? सो नो बॉडी इज रिजिड, कोई भी रिजिड बॉडी नहीं है। फिर हम ये पढ़ते क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जब मैं इस मार्कर के साथ कुछ भी मतलब इसको फेंकूंगा या कुछ भी इसको चलाऊंगा तो मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्सेस नहीं लगा रहा हूं, हाँ कि ना। तो इसके मोशन के ड्यूरेशन में इसके किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी काइंड ऑफ कांस्टेंट ही रहेगी। अरे हाँ कि ना यार, कुछ भी उठा लो, चाहे ये डस्टर उठा लो, है ना, ये रिजिड बॉडी टाइप ही बिहेव करेगा जितनी मैं नॉर्मल छोटी मोटी फोर्सेस इसके ऊपर लगाऊंगा इसको चलाने के लिए, इसको घुमाने के लिए। So these bodies will behave like rigid bodies for these small forces। समझ में आया? तो इसके छोटे मोटे मोशंस के लिए हम लोग इन बॉडीज को रिजिड बॉडी मान सकते हैं, बट आइडियली इस दुनिया में कोई भी रिजिड बॉडी नहीं है। ये समझ में आया? पक्का, वेरी नाइस। तो रिजिड बॉडी समझ में आ गया जी क्या होता है। अब रिजिड बॉडी के मोशन किस किस टाइप के हो सकते हैं वो देख लेते हैं। मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। देखो सबसे पहला मोशन है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मतलब चलते रहना, आगे की ओर चलते रहना। मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं,
हम लोग किन्हीं भी दो पॉइंट्स की चर्चा कर लेते हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अगर ये एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो भाई साहब इसके सारे पॉइंट चल रहे होंगे। अरे हां कि ना, सारे पॉइंट ही चल रहे होंगे सेम रफ्तार से। इफ द वेलोसिटी ऑफ all the points of a body is same at any instant, the motion is translational motion. मान लो ये बॉडी आगे की तरफ चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो भाई साहब ए भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा, बी भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा, कोई और पॉइंट भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा। समझ में आया? हां, हो सकता है कि आगे जाके इन सबकी रफ्तार 12 मीटर पर सेकंड हो जाए, पर तब सबकी 12 होगी। मतलब किसी भी एक इंस्टेंट पे देखोगे सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम होगी। अगर ऐसा हुआ तो वो मोशन ट्रांसलेशनल मोशन कहलाएगा। चमका, पक्का, वेरी गुड। सेकेंड इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, अपने सिर के ऊपर चलता हुआ पंखा देखो, क्या पंखा कहीं भाग रहा है? नहीं सर। क्या पंखा चल रहा है? सर चल तो रहा है पर जा कहीं नहीं रहा है। ये पूरा बॉडी किसी एक एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। देखो, ये सेंटर से पास होती हुई एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। इफ all the points of the body are revolving around an axis passing through its center, then the motion is rotational motion. पंखा देखो बड़े मजे से, है ना? पंखा तुम्हारा ऐसा कुछ इस एक्सिस के अराउंड घूम रहा होगा। अरे हां कि ना, ये एक्सिस है, इसके अराउंड सारे पॉइंट्स घूम रहे हैं। ये जा कहीं नहीं रहा है यहीं पे, लेकिन इसके सारे पॉइंट्स घूम रहे हैं इस एक्सिस के अराउंड जो कि इसके सेंटर से पास कर रही है। तो इसको बोलेंगे हम लोग रोटेशनल मोशन। समझ में आया? पक्का। अब थोड़ी सी बात इस एक्सिस की कर लेते हैं कि ये एक्सिस कैसे कैसे हो सकती है। ये मिटा दूं? पक्का? ओके। ये जो एक्सिस होती है, एक्सिस कैन बी इन द बॉडी और आउट ऑफ द बॉडी। तो जरूरी नहीं है कि ये बॉडी के अंदर ही हो, ये बॉडी के बाहर भी हो सकती है। कैसे? मान लो कि एक रिंग है, रिंग का सेंटर तो यहां होगा। अगर इस एक्सिस के अराउंड पूरी रिंग घूमे तो भाई साहब ये जो तुम्हारी एक्सिस आ रही है ये बॉडी के अंदर तो नहीं है, ये तो बॉडी के बाहर है, बॉडी से तो पास नहीं हो रही। समझ में आया? पक्का, वेरी नाइस। तो ये एक्सिस की छोटी सी बातचीत। थर्ड टाइप का मोशन होता है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन मतलब बॉडी चल भी रही हो और घूम भी रही हो। वेरी सिंपल एग्जांपल, कार का टायर। गाड़ी है, कार का टायर फ्लैट बन गया भाई, थोड़ा गोल बनाओ इसको, ये लो। तो गाड़ी आगे भी चल रही होगी और घूम भी रही होगी। कुछ एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही होगी और कुछ लीनियर वेलोसिटी से चल रही होगी। इफ all the points are revolving around center and center itself is moving,
और भाई साहब तुम्हारा सेंटर खुद चल रहा है और पूरी बॉडी सेंटर के अराउंड घूम रही है, देन द मोशन इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। कार का टायर, वेरी सिंपल एग्जांपल यार, कार का व्हील सड़क पे चलते हुए, बॉडी घूम रही है सेंटर के अराउंड और सेंटर चल रहा है, ठीक है। एक और मोशन दिखाऊं, एक और मोशन, ये मार्कर का मोशन देखना, मार्कर घूमा भी और चला भी, है ना। ये मार्कर घूम रहा था, कैसे, अगर मैं इसका मोशन दिखाने की कोशिश करूं, मार्कर ऐसे था, ये कुछ ऐसा मोशन कर रहा है, चल रहा है ये, और देखना इसकी बॉडी ऐसे घूम रही है। क्या तुम्हें फील आई? अरे हाँ कि ना यार, ये घूम भी रहा है और चल भी रहा है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। अरे कोई दुख तकलीफ किसी को? पक्का, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। तुमने देखा हो कि मैंने ना सेंटर की बातचीत करी है कहीं कहीं पे। सेंटर, ये कौन सा सेंटर है उसकी चर्चा करते हैं। मिटा दूं इसको, सेंटर की बातचीत करते हैं। एक्चुअल में इट इज सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। सेंटर ऑफ मास ये क्या होता है? देख लो, मान लो कि तुम्हारे पास एक रॉड है या स्केल है तुम्हारे पास, ठीक है ना। मैंने यहां पे उंगली लगा के इसको बैलेंस कर लिया, कैसा हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। मान लो कि ये मेरे पास स्केल है, मैं इसको बैलेंस कर लेता हूं, ये देखो बैलेंस हो गया ना। समझ में आया? कहां बैलेंस हुआ? बिल्कुल सेंटर पे। दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है, बिल्कुल सेंटर पे जाके बैलेंस हो गया। तो वही कहानी मैंने डायग्राम में दर्शाई है कि अपने पास एक स्केल है, उसको मैंने बैलेंस कर लिया सेंटर पे उंगली लगा के, ठीक है। तो अगर मैं स्केल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो नीचे इसका वेट और ऊपर उंगली के द्वारा लगाया गया नॉर्मल। अगर मैं इस स्केल को कंसंट्रेट कर दूं, मतलब इसको बिल्कुल ऐसे कंप्रेस करके एक पॉइंट साइज बॉडी बना लूं और उसको उंगली लगा के ऐसे बैलेंस करूं, क्या कहानी सेम आएगी? अभी भी तो तुम्हारे स्केल का फ्री बॉडी डायग्राम वैसा ही बनेगा कि एक वेट, एक नॉर्मल ऊपर की ओर। अरे हां कि ना? समझ में आया? तो तुम्हारा पूरा मास, तुम्हारे स्केल का पूरा मास अगर इस उंगली के ऊपर ही पड़ा हो तो क्या कहानी सेम है? बिल्कुल सेम है भाई। तो ये जो पॉइंट है ना, जहां पे इसका पूरा मास मैं मान सकता हूं, वही इसका सेंटर ऑफ मास कहलाता है। इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट where whole mass of a body can be assumed to be concentrated। यहां पे सारे का सारा मास कंसंट्रेटेड हम लोग मान सकते हैं, होता नहीं है, मान सकते हैं। वो पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ मास, ठीक। जैसे कि एक स्केल, लीनियर स्केल है, बिल्कुल सिमेट्रिक, उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है जी, हमने करके देख लिया। सिमिलरली तुम ऐसे मार्कर करके देख लेते हैं, मार्कर का है ना, मार्कर का सेंटर पे कहां बैलेंस हो रहा है देखते हैं ये। अरे भाई बैलेंस नहीं हुआ, अरे 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 अरे, ये देखो सेंटर पे बैलेंस नहीं हुआ है, सेंटर से थोड़ा सा इधर हुआ है। क्या तुम्हें नजर आ रहा है? ये इधर वाले पोर्शन की लंबाई ज्यादा है एज कंपेयर टू इधर वाला पोर्शन। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सेंटर ऑफ मास बॉडी के सेंटर पे ही आए। जो तुम्हारी बॉडी सिमेट्रिक होंगी उनका सेंटर पे आएगा, ज्योमेट्रिक सेंटर पे आएगा, और जो तुम्हारी बॉडीज असिमेट्रिक होंगी उनका कहीं और भी आ सकता है। और कोशिश करूं किसी किसी की, मान लेते हैं ये रिमोट, इस रिमोट का कहां आएगा? इस रिमोट का लगभग सेंटर पे ही आ रहा है ना। चम्मच का करके अपने आसपास जो भी बॉडीज है उनका सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करो, बैलेंस आउट करके देखो कहां पे बैलेंस हो रहा है, ठीक है। जैसे इस मार्कर का, या फिर वो कैप वाला पेन ले लो, है ना, पोपले वाला पेन, तो उसका भी सेंटर ऑफ मास पोपले की साइड आएगा, जैसे कि इस मार्कर का आया, राइट। मार्कर अगर मैं बनाने की कोशिश करूं,
तो ये मार्कर है अपना और ये इसका, यहां पे कुछ सेंटर ऑफ मास आया। समझ में आई बात? पक्का? वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने की कोशिश करते हैं। इट मे लाई इन और आउट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है, ये बॉडी के बाहर भी हो सकता है। बॉडी के बाहर कैसे? मान लो कि तुम्हारे पास रिंग है, एक रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसके सेंटर पे आने वाला है। अब ये जो सेंटर है ये बॉडी से तो बाहर है, ये तो हवा में है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बाहर आ गया। ये जो अपना मार्कर था या अपना स्केल था, उसका सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर आ रहा था। समझ में आया? सो इट में लाई आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी। कोई दिक्कत परेशानी अभी तक? पक्का। अब मुद्दे की बात यह कि भाई सेंटर ऑफ मास फाइंड कैसे करेंगे? चलो सिमेट्रिक बॉडी तो सेंटर पे आ गया, और जो बॉडीज असिमेट्रिक है उनका कैसे निकालेंगे? ठीक, समझ में आया? तो वो सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। मिटा दूं इसको। हाउ टू लोकेट सेंटर ऑफ मास, COM लिखूंगा मैं, ठीक है? हाउ टू लोकेट सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले हम लोग पॉइंट साइज बॉडीज लेते हैं कि भाई अपने पास एक बॉडी M1 है, दूसरी बॉडी M2 है, इनका सेंटर ऑफ मास लोकेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट साइज बॉडीज की चर्चा कर लेते हैं। मान लो कि अपने पास ये एक कैपिटल M है और ये एक स्मॉल m है। ठीक, मान लो कि अपने को कोऑर्डिनेट इनके दे रखे हैं x1 y1, इसका x2 y2, मान लो z भी दे रखा होगा। समझने की कोशिश करते हैं। तो इनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाएगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक, अगर अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखे हैं देन इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं, देखना है ना। मान लो कि ये अपनी लाइन है, इस लाइन पे 3 किलो का मास पड़ा है और 5 किलो का मास पड़ा है। मान लो कि कोऑर्डिनेट दे दिए 2,3, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए 4,8। ठीक है, रैंडम कोऑर्डिनेट ले लिए। तो XUM कितना आया? M1 इंटू x1 प्लस M2 इंटू x2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। कितना बना? 26 बाय 8 इज इक्वल टू 13 बाय 4। ठीक है, YCUM आया M1 इंटू y1 प्लस M2 इंटू y2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, 9 और 49 बाय 8। ये तुम पता कर लेना, ये इसी लाइन पे लाई करेगा, कुछ यहां पे लाई करेगा। ये समझ में आया? कुछ इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? पक्का? ठीक है, और इसके बारे में बातचीत करते हैं। पॉइंट साइज के लिए सेंटर ऑफ मास की और चर्चा करते हैं, वो अपने को और क्लैरिटी देगा। मिटा दो इसको। मान लेते हैं कि सिंपल, ये मेरा m मास है और ये स्मॉल m है। ठीक है, मान लो ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है। इसको हम लोग x1, 0 और x2, 0 पे मार्क कर लेते हैं। ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। चलो ऐसे करते हैं यार, बहुत ही सिंपल करते हैं, छोटी सी बात। इसको ओरिजिन पे मान लो, मजा आ जाएगा। इसको मान लो L, 0 पे कि इनके बीच की दूरी L है।
ऐसा हमने मान लिया। ऑल राइट, तो निकालो इनका एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, सही लिखा मैंने, इज इक्वल टू ml डिवाइड बाय m प्लस m। कुछ यहां पे सेंटर ऑफ मास आने वाला है, ये तुम्हारा L1 और ये तुम्हारा L2। तो ये तुम्हारे L1 की दूरी आई है, तुम्हारा ओरिजिन से कोऑर्डिनेट आया, मतलब L1 की दूरी आई है। सो L1 इज इक्वल टू ml डिवाइड बाय m प्लस m। अगर तुम L2 निकालोगे जो कि L माइनस L1 आएगा, इसकी वैल्यू आएगी ml डिवाइड बाय m प्लस m। अरे हाँ कि ना यार, देखो ध्यान से, ऑब्जर्वेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है यहां से। तो L1 बाय L2 तुम्हारा m बाय m आ रहा है, क्या मैं सही कह रहा हूं? देखो देखो देखो, m हमने छोटा माना, तो L1 तुम्हारा छोटा आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे लाई करने वाला है। L1 इज छोटा देन L2, देखो देखो देखो, m छोटा है तो L1 छोटा है, L1 छोटा है तो सेंटर ऑफ मास यहां लाई कर रहा है, L1 छोटा है, L2 बड़ा है। ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ मास भारी वाले की साइड आएगा, हल्के वाले से दूर होगा। क्या ये समझ में आया? अरे सेंटर ऑफ मास भारी वाली साइड लाई करेगा, हल्के वाले से दूर होगा। राइट? समझ में आई इतनी बात? पक्का? ऑलराइट, ये हमने रिलेशन निकाला, तभी हमने ये बात कही, ऐसे नहीं कही हमने। ठीक? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और क्या ऑब्जर्वेशन आई? और ये ऑब्जर्वेशन आई कि सेंटर ऑफ मास से मासेस की दूरी, यानी कि L1 और L2, सेंटर ऑफ मास से मासेस की दूरी उनके इनवर्स मास रेशियो पे डिपेंड करती है। जैसे कि L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1, और हाँ कि ना, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। ये भी घुसा दिमाग में? पक्का? ऑलराइट। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां पे आया जब हमने ओरिजिन यहां लिया। अगर मैं ओरिजिन यहां ले लूं, तो क्या सेंटर ऑफ मास यहां शिफ्ट हो जाएगा? ना, अरे सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का तो यही रहेगा ना। हां, उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ नेगेटिव हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट कुछ पॉजिटिव हो सकता है। हां, उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, बट उसकी लोकेशन तो नहीं चेंज हुई, वो तो यहीं पे रहा। अगर मैं दिल्ली के बस स्टैंड पे ओरिजिन मान लूं, तो ऐसा थोड़ी ना कि इन दो मासेस का जो सेंटर ऑफ मास है वो दिल्ली पहुंच जाए, ऐसा तो नहीं होगा, वो तो यहीं पे रहेगा। इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, उनके मतलब एड्रेस चेंज हो जाएगा। अरे समझ में आ रही बात? उनकी लोकेशन चेंज नहीं होगी। चमका? पक्का? तो सेंटर ऑफ मास के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट, कुछ भी, मतलब ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता, तुम्हारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता कि उसकी लोकेशन क्या है। वो तो बस उन दो मासेस के बीच की दूरी क्या है, दो मासेस कितने कितने मास के, इन पे डिपेंड करता है। समझ में आया? पक्का? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि तुम्हें क्या ओरिजिन दे रखा था। अगर ओरिजिन दे रखा है तो तुम सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बता सकते हो। मान लो कि अपने क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, कुछ ओरिजिन नहीं दिया, बस क्वेश्चन में यह बता दिया कि भाई साहब तुम्हारे दो मासेस हैं, उनके बीच की दूरी है L, तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा। तो अपने L1 की वैल्यू ये आई। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बता दें, क्योंकि भाई क्वेश्चन वाले ने ओरिजिन तो डिफाइन करके दी है नहीं। अब तुम बताओगे कि सेंटर ऑफ मास की दूरी स्मॉल m L बाई m प्लस m है, कहां से? कैपिटल M से, इस लाइन पे जो कि m की तरफ जा रही है। अरे भगवान, अरे ऐसे ही बोलोगे ना, द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एट अ दूरी ऑफ स्मॉल m L बाई m प्लस m फ्रॉम कैपिटल M
ऑन द लाइन ज्वाइनिंग m एंड m टूवर्ड स्मॉल m। समझ में आई बात? पक्का, वेरी नाइस, छाप लिया इसको, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। ऐसी अगर दो पॉइंट्स की जगह बहुत सारे पॉइंट्स हो तो भाई साहब सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? XCOM इज इक्वल टू M1 X1 प्लस M2 X2 Mn Xn डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस Mn। ऐड कर दो सब कुछ भाई। सिमिलरली YCOM, सिमिलरली ZCOM निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का, वेरी नाइस, वेरी गुड, शानदार। मिटा दो इसको। चलिए क्वेश्चन करते हैं एक। मान लो कि मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम्हें दे दिया, ठीक है, और मैं कुछ मासेस लोकेट कर रहा हूं, ये 1 kg, 2 kg, 3 kg और 4 kg। दिस इज L, 0, दिस इज L, L, दिस इज 0, L, और ये ओरिजिन पे है। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। निकालो निकालो निकालो। XCOM इज इक्वल टू M1 इंटू X1 प्लस M2 इंटू X2 प्लस M3 इंटू X3 प्लस M4 इंटू X4 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 इज इक्वल टू कितना आया? 2L, 3L, 5L डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू L बाय 2। तो X कोऑर्डिनेट तुम्हारा L बाय 2 आ गया। वाह वाह वाह। Y कोऑर्डिनेट देखो, M1 इंटू Y1 प्लस M2 इंटू Y2 M3 इंटू Y3 M4 इंटू Y4 डिवाइड बाय नेट मास 7L बाय 10। सही बोल रहा हूं क्या? तो L बाय 2 7L बाय 10, दिस इज द लोकेशन ऑफ योर सेंटर ऑफ मास। अरे कोई तकलीफ? पक्का, वेरी गुड। तो इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास की लोकेशन वगैरह निकाल सकते हैं। कोई दुख वाली बात किसी को? ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और अच्छे ज्ञान की बातें करते हैं। जरूरी तो नहीं है कि सारे पॉइंट्स ही हों। ये जो बॉडी है इसमें बहुत सारे पॉइंट है, ये 2 पॉइंट की बॉडी नहीं है। इट हैज मैनी पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो ऐसी बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे लोकेट करेंगे, इसके बारे में भी देखना पड़ेगा, हाँ कि ना? चलिए, सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो भाई, बहुत सारे पॉइंट्स हो, उनका सेंटर ऑफ मास कैसे लोकेट करेंगे? ध्यान देना। मान लेते हैं कि भाई साहब ये एक रॉड है, ठीक है, मैं रॉड कुछ ऐसी बना लेता हूं, मोटी पतली रॉड, कुछ ऐसी रॉड बना लेता हूं। ये रॉड है, मान लो कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है मेरे को, तो मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि भाई इसका सेंटर बिल्कुल सेंटर पे होगा। अरे सेंटर ऑफ मास का सेंटर पे तो नहीं होगा, मोटी वाली साइड होगा, हाँ कि ना? एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं कि ये 8 मीटर की रॉड है और 10 केजी इसका मास है। तो मैंने पहला आंसर दिया बिल्कुल रैंडम, मैंने कहा कि इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे है। क्या वो गलत आंसर है? बिल्कुल। देखो, मान लो कि मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूं, तो मेरा पहला आंसर आया XCOM इज इक्वल टू 4,0, जो कि मुझे पता है बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। और क्या करूं? तो ऐसे करता हूं, मैं इसको ना 2 टुकड़ों में बांट लेता हूं। मैंने 2 टुकड़ों में बांट लिया, बिल्कुल आधे आधे 2 टुकड़ों में बांट लिया, ठीक है, आधे आधे 2 टुकड़ों। मैंने कहा कि भाई ये वाला मास 3 किलो का है, ये वाला मास 7 किलो का है, ऐसे बोल दिया मैंने। तो मैंने मान लिया कि ये पहले वाला जो मास है ना, इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे लोकेट कर रहा है, यानी कि 2 मीटर पे 2,0 हो गया इसका लोकेशन। और मैंने कह दिया राइट वाले मास का भी सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे लोकेट कर रहा है, ये आ जाएगा 6,0, जो कि मुझे पता कि मैंने गलत कहा है, लेकिन देखते हैं कि कितना एरर कम हुई। नोट करते हैं। तो मैंने निकाला इसका सेंटर ऑफ मास M1 इंटू X1 प्लस M2 इंटू X2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो कितना आया ये? 648, 4.8 आया।
मतलब अपना सेंटर ऑफ मास पहले वाले से तो कुछ सही आया, एरर थोड़ी सी तो कम हुई है, मतलब राइट की तरफ शिफ्ट हुए हैं। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है ये आंसर, बट हाँ थोड़ा सा तो ठीक हुआ पहले वाले से। मतलब अगर मैंने 2 टुकड़े करे तो कुछ तो ठीक हुआ, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, 5 टुकड़े करके देखो। 4 टुकड़े करके देखता हूं, देखते हैं क्या बात बनती है ना। लेट्स डू 4 टुकड़ास। मिटा दूं इसको, मिटा ही देते हैं। 4 टुकड़े करके देखते हैं, अब मजा आएगा, देखना ध्यान से। ये तोड़ लिया, ये तोड़ लिया। मास ले लो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ठीक है, बढ़ गया ना 10 किलो। हाँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास पहले वाले का सेंटर पे, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, चौथे वाले का। कोऑर्डिनेट तुम देख लेना क्या क्या बन रहे हैं। तो मेरा अगला आंसर आया 1 इंटू ये 1,0 आएगा, ये 3,0 आएगा, ये 5,0 आएगा, और ये 7,0 आएगा। डिवाइड बाय टोटल मास कितना बना ये 28, 28 और 15 43, 43 और 6 49, 49 और 1 50। तो ये बना 5,0। दूसरे वाले से कुछ और अच्छा आया आंसर। अरे सही बोल रहा हूं क्या? मतलब अपना आंसर थोड़ा थोड़ा सही होते जा रहा है, राइट में हम लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो अगर मैं जितने ज्यादा इनके टुकड़े करूं उतना मजा आएगा मुझे। अरे हाँ कि ना यार, अगर मैं इसके इनफाइनाइट टुकड़े कर दूं, अगर मैं इनफाइनाइट टुकड़े कर दूं तो आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। अच्छा, इस आंसर में क्या गलती है? इस आंसर में गलती ये है कि जो भी ये वाला मास है इसका तुमने सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे मान लिया, विच इज रॉन्ग, ये गलत है। अरे हाँ कि ना, इसका तुमने सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे मान लिया, ये गलत है यार, ये सही नहीं है। अरे समझ में आया पक्का, इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे नहीं होगा, इसके x1 यहां पे नहीं लिखा जाएगा यार, वो मोटी वाली तरफ होगा, थोड़ा राइट में होगा, इसलिए ये आंसर गलत है। लेकिन अगर मैं इनफाइनाइट टुकड़े कर लूं इसके बहुत छोटे छोटे, मान लो एक टुकड़े की विड्थ कुछ इतनी है, ये तो जूम करके बना दी, इससे भी छोटी टुकड़ी, छोटा ही विड्थ है एक टुकड़े की, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई करेगा, इसी के ऊपर, वो इधर उधर तो नहीं हो सकता। तो जो भी हम लोग x1, x2, x3 वगैरह वगैरह लिखेंगे वो सब सही लिखेंगे उस केस में। अभी समझ में आएगा, मिटा दूं इसको, ठीक। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? XCOM ऐसे लिखते हैं हम लोग, सिग्मा MI XI, I रेंजिंग फ्रॉम 1 to n डिवाइड बाय सिग्मा MI I रेंजिंग फ्रॉम 1 to n। ये अपना सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने का तरीका होता है। यहां पे XI क्या होता है? XI X कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ MI, जो कि आयत मास है, उसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होती है XI। M1 X1 प्लस M2 X2 करते हैं ना, वो उनके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होती है। लेकिन एक पॉइंट का तो सेंटर ऑफ मास वहीं पे होता है, तो उसका हम लोग वहीं कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, ठीक, ध्यान देना। अगर मेरे को इनफाइनाइट टुकड़ों में बांटना है तो मैं n की वैल्यू इनफाइनाइट लिख दूंगा, राइट। मैथमेटिक्स वालों ने टूल दिया इसके लिए, इंटीग्रेशन। व्हाट इज MI? मास ऑफ द आयत, मास ऑफ द आयत पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे मास लिए होंगे, dm इज द मास ऑफ दैट एलिमेंट, बहुत छोटे छोटे एलिमेंट। XI उसका x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय इंटीग्रल dm। यहां पे x क्या है? x ध्यान देना है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm, जो भी तुमने पार्टिकल लिया है उसका x कोऑर्डिनेट है वो, ये तुम्हारा XCOM आया। सिमिलरली YCOM इज इक्वल टू इंटीग्रल DMY डिवाइड बाय इंटीग्रल DM। सिमिलरली ZCOM, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटा एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि अपने पास लीनियर रॉड है, रॉड लीनियर, टोटल लेंथ L, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव रॉड है ये, कहीं पे भी मोटी या पतली वाली बातचीत नहीं है, यूनिफॉर्म है।
इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बताओ। ठीक है भाई, मैंने इसको इनफाइनाइट टुकड़े में तोड़ दिया। तो मैंने एक जनरल टुकड़ा लिया, कहीं भी x पे जाके एक छोटा सा टुकड़ा लिया जिसकी विड्थ dx होगी, राइट। x पे जाके एक dx विड्थ का टुकड़ा लिया, इसका छोटा सा मास लिखा। पहले मैंने लिखा मास पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ ऑफ माय एलिमेंट। ये छोटा सा मास हो गया, हाँ कि ना। ये छोटे से मास का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कुछ यही होगा, मतलब x पे ही होगा वो लगभग। dx तो बहुत छोटा है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस dm इज लोकेटेड एट x। तो मैंने लिखा x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू इंटीग्रल dm इंटू x कोऑर्डिनेट विच इज x डिवाइड बाय इंटीग्रल dm। m बाई एल कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले आओ। ले आए भाई साहब, काट दो, काट दिए भाई साहब। अभी लिख रही है तुम्हें लिमिट, x की लिमिट। रॉड का लेफ्ट एंड पे x इज इक्वल टू 0 है ना, यहीं से x शुरू हो रहा है। रॉड के राइट एंड पे x की वैल्यू l के बराबर हो जाएगी, तो 0 से l, 0 से l। ऊपर क्या बना x स्क्वायर बाय 2, 0 से l। नीचे बना x 0 से l। ये x और x काट मत देना, पहले लिमिट पुट करना, ध्यान रखना, पहले लिमिट पुट करो। तो ऊपर आएगी l स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, नीचे आएगा l, तो आंसर आएगा l बाय 2। क्या यही होता है आंसर? l बाय 2 पर ही सेंटर ऑफ मास लोकेट करता है। अरे हाँ कि ना, समझ में आया सन्नाटो। तो अगर बहुत सारे पॉइंट मास हो, दिस इज द वे। लीनियर के लिए x पे जाके dx, एलिमेंट का मास लिखो, उसका x कोऑर्डिनेट लिखो, डिवाइड बाय टोटल मास। कहानी खत्म। समझ में आया? पक्का? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार। मिटा दूं इसको। डिफरेंट बॉडीज के सेंटर ऑफ मास कहां पे लोकेट करते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। मान लो कि एक मैंने स्फीयर ले लिया, चाहे हॉलो ले लो चाहे सॉलिड ले लो, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? बिल्कुल सेंटर पे होगा। ठीक है, समझ में आ ही रहा है यार, यूनिफॉर्म स्फीयर है। डिस्क का कहां पे होगा? बिल्कुल सेंटर पे होगा। रिंग का कहां पे होगा? बिल्कुल सेंटर पे होगा। ओके, यूनिफॉर्म सिलेंडर, यूनिफॉर्म सिलेंडर का कहां पे होगा? वी आर हैविंग अ सिलेंडर एंड इट इज यूनिफॉर्म, तो इसके एक्सिस के बिल्कुल सेंटर पे होगा। अरे यूनिफॉर्म है ना। ट्रायंगुलर प्लेट, मान लो कि एक ट्रायंगुलर प्लेट है तुम्हारी, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? सेंट्रोइड। कहां पे होगा? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड कैसे बनाते हैं? अरे कैसे बनाते हैं? तुम्हें पता होगा, मीडियंस वगैरह मिला के बनाते हैं। तो ये सेंट्रोइड हो गया उसका, राइट। और क्या बॉडीज हो सकती हैं? कोन, एक यूनिफॉर्म कोन ले लो, मजेदार कोन। इसका तुम प्रूव कर सकते हो खुद से, इसका बेस से h/4 पे आएगा इफ टोटल हाइट इज h। प्रूव कर सकते हो खुद से, एलिमेंट लेके वगैरह वगैरह प्रूव कर सकते हो। रेडियस कुछ भी ले लो, r ले लो, h/4 पे आएगा यूनिफॉर्म कोन के लिए। कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट इनके डायगोनल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे यहां पे आएगा स्क्वायर प्लेट के लिए। सिमिलरली रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट का लिया, सिमिलर आंसर, उनके डायगोनल्स के इंटरसेक्टिंग। अरे घटिया आंसर बन गया, डायग्राम अच्छा नहीं बना है ना, माफ करना। इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे बनेगा इनका सेंटर ऑफ मास। ठीक, अगर तुमने घर पे प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए मैं तुम्हें कुछ कुछ दे देता हूं। ये हाफ रिंग होती है, हाफ रिंग, हाफ रिंग, ठीक है। 2r/π पे आता है इसका सेंटर ऑफ मास, यहां से यहां पे ये जो दूरी है ना, ये 2r/π होती है। हाफ रिंग यूनिफॉर्म प्रूव कर सकते हो, हाफ डिस्क का प्रूव कर सकते हो, खुद से करना यार,
मतलब मेरे करवाने से कुछ भला नहीं होगा तुम्हारा, खुद से करना, मेहनत करना तुम। हाफ डिस्क का भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। हॉलो हेमिस्फेयर का प्रूव कर सकते हो, हॉलो हेमिस्फेयर। सॉलिड हेमिस्फेयर का प्रूव कर सकते हो, ये स्क्वायर का सॉरी ये कोन का प्रूव कर सकते हो। खुद से प्रूव करो, मजा आएगा तुम्हें, मैं नहीं प्रूव करवा रहा। तो इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास लोकेट कर सकते हैं बॉडीज के, कंटिन्यूअस बॉडीज के, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक, मिटाऊं इसको, ओके। फिर एक चीज आती है शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। मान लीजिए अपने पास एक मास यहां पे, एक मास यहां पे, मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे आया। अगर मैं इस मास को दूसरे वाले को यहां ले जाऊं, पहले वाले को यहां ले जाऊं, तो मुझे लगता कि सेंटर ऑफ मास भी कुछ शिफ्ट हो जाएगा। ये शिफ्ट कैसे निकालेंगे उसकी चर्चा करता हूं, है ना। तो मैंने लिख दिया, मान लो कि XCOM इज इक्वल टू M1 X1 M2 X2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। डिफ्रेंशिएट कर दो, DXCOM इज इक्वल टू M1 DX1 M2 DX2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ये DXCOM क्या है? शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। दिस इज DXCOM, शिफ्ट इन लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये DX1 क्या है? शिफ्ट इन लोकेशन ऑफ M1। DX2 शिफ्ट इन लोकेशन ऑफ M2। कोई भी एक साइड पॉजिटिव लो, चाहे राइट या चाहे लेफ्ट। अगर राइट साइड पॉजिटिव ले लिया तो जो चीजें राइट में होंगी, जो एक्स राइट में होंगे वो पॉजिटिव लेंगे। अगर शिफ्ट लेफ्ट में हो गया तो नेगेटिव ले लेंगे। थोड़ी सी कहानी इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं। मान लीजिए कहा गया ये 3 किलो है, ये 5 किलो है, ठीक है। इनका सेंटर ऑफ मास कहीं कहीं पे आ रखा था। ये दिया हुआ है, इफ 5 kg is shifted by 1 meter towards right, where should be 3 kg shifted such that center of mass does not change। सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहे भाई साहब, लेकिन सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहे, लेकिन तुमने बाकी दोनों पॉइंट्स मासेस चेंज कर दी, उनकी लोकेशन चेंज कर दी। तो 3 kg को कितना शिफ्ट करूं? 5 बजे का शिफ्ट दे रखा है, ओके। ये 0 दे दिया अपने को। कितना दे दिया? 0। मैं मान लेता हूं कि 3 kg वाला x शिफ्ट कर रहा है, x, ठीक, प्लस dx1 को x मान लिया, m2 इंटू x2 राइट की तरफ है, पॉजिटिव मान लेता हूं। कितना? 1 मीटर, है ना। उसका जो शिफ्ट आया वो 1 मीटर है, डिवाइड बाय M1 प्लस M2, कुछ फर्क नहीं पड़ता। x की वैल्यू आएगी -5/3 मीटर। आ रही है क्या? माइनस का मतलब ये है कि अगर तुमने 5 वाले को राइट में शिफ्ट करा है तो 3 वाले को लेफ्ट में शिफ्ट करोगे, ताकि तुम्हारा सेंटर ऑफ मास वहीं पे बना रहे। सो दिस इज शिफ्ट वाले क्वेश्चन फॉर पॉइंट साइज बॉडीज। अभी हम लोग सॉलिड बॉडीज के लिए भी शिफ्ट की चर्चा करेंगे। मिटा दो इसको, पक्का? ठीक। सॉलिड बॉडीज की चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि अपने पास एक स्क्वायर प्लेट थी, ऐसी कुछ प्लेट थी, ठीक, 2L और 2L लेंथ की। इसमें से मैंने 25% काट दिया, बिल्कुल सिमेट्रिक सा। ये प्लेट रह गई। तो पहली वाली प्लेट के कंपैरिजन में इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लोकेट कर रहा है ये बताना है, ठीक है। इसको जो मैं अभी करने वाला हूं इसको बोलते हैं नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट। ये L है, ये L है, नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट। मैं दिस इज इक्वल टू फुल प्लेट, दिस इज इक्वल टू फुल प्लेट प्लस एक छोटी प्लेट, लेकिन इसका मास मैं नेगेटिव में ले लेता हूं,
हाँ नेगेटिव मास कुछ होता नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि दिस पॉजिटिव प्लस दिस नेगेटिव इज इक्वल टू नथिंग, जीरो है। ये वाला पोर्शन पॉजिटिव, ये वाला पोर्शन नेगेटिव, दोनों को मिलाया तो क्या मिला? कुछ भी नहीं। सो दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट। समझ में आई बात? ध्यान देना, मैंने इसकी मास डेंसिटी नेगेटिव मान लिया बस, है ना, ताकि मैं इन दोनों को मिला के इसके बराबर कर सकूं। अपने पास दो बॉडीज हैं, इसका सेंटर ऑफ मास तुम ओरिजिन पे मान लो, तो इसका सेंटर ऑफ मास तुम L/2 L/2 पे लोगे। देखो ध्यान से, अरे हाँ कि ना? सो इन दोनों को मिला के सेंटर ऑफ मास निकालना है, हाँ कि ना? तो इनके मासेस पता होने चाहिए तुम्हें। अगर तुम इसका मास -m मानो तो इसका मास कैसे निकालोगे? एरिया से। प्लेट है, इसका एरिया अगर a है तो इसका 4a है, तो इसका मास होगा 4m। चमका? पक्का? तो हमने लिख दिया नया वाला x कोऑर्डिनेट, भाई पहले वाले को ओरिजिन पे मान लिया, तो m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -L/6। सिमिलरली YCUM भी -L/6 ही आएगा। तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे लाई करेगा, -L/6 पे। लेकिन ये कोऑर्डिनेट तुम कैसे लिख सकते हो? तुम्हें तो ओरिजिन क्वेश्चन में दिया ही नहीं था, तुमने तो माना है खुद से ओरिजिन, जब क्वेश्चन में दिया ही नहीं तो तुमने कैसे कोऑर्डिनेट लिख दिए? यू शुड राइट दैट ये जो दूरी आई ना, ये दूरी, ये तुम्हारी L/6√2 आएगी। सो यू विल राइट दैट योर सेंटर ऑफ मास हैज शिफ्टेड बाय L√2/6 फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। जब मैंने इस प्लेट को काट के ऐसा बनाया तो सेंटर ऑफ मास यहां से L√2/6 शिफ्ट हो गया है, यहां पे पहुंच गया नया वाला सेंटर ऑफ मास। समझ में आई बात? पक्का? देख लो, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए खुद से करने के लिए देता हूं। मेरे पास एक स्फीयर था, स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, रेडियस मान लो 4r का था, 2r का ले लो यार, 2r का रेडियस था इसका। इसमें से मैंने एक सॉलिड स्फीयर काट दिया r रेडियस का। बताओ सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट कितना हो गया? बताओ बताओ बताओ। ठीक है, मैं आंसर बता देता हूं, तुमने खुद से निकालना। सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट आएगा r/7, लेफ्ट की ओर r/7 पहुंच जाएगा सेंटर ऑफ मास। खुद से निकालना कोशिश करना। बेटा सॉलिड स्फीयर है ये, इसमें वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम। यहां पे एरिया था, प्लेट थी, यहां पे वॉल्यूम होगा, इनके मासेस वॉल्यूम से निकाले जाएंगे। ध्यान रखना है ना। सिमिलर तरीके से आंसर r/7 लेफ्ट की ओर शिफ्ट आएगा। ठीक है, बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे मान लेना। ठीक है, चलिए, तो सेंटर ऑफ मास की काफी चर्चाएं हो गई। अब अगली क्लास में हम लोग सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में चर्चा करेंगे कि सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसे बॉडीज के मोशन को इंपैक्ट कर रहा है। ऑलराइट, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। असाइनमेंट नीचे है तुम्हारा, करके जाना। राइट, चलिए फिर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टाटा, बाय बाय।